उत्तराखंड में आएगा 5,000 करोड़ का विदेशी निवेश। दुबई में हुए MOU साइन। धामी बोले 20% तक बढ़ गया व्यापार। देहरादून में नए अंदाज में दिखी मंत्री रेखा आर्या। खेल के मैदान में उठाया बल्ला। युवाओं को दिए नशे से दूर रहने की सीख। कृषि मंत्री और किसान नेता के बीच हुई बैठक। गणेश जोशी बोले हर माह किसानों की समस्या सुनेंगे डीएम। रायपुर में पकड़ी गई नकली दवाओं की खेप। आरोपियों पर कार्रवाई करने में जुटी पुलिस। उत्तराखंड में बर्फबारी का दौर एक बार फिर से शुरू। बर्फबारी से खुश हुए पर्यटकों के चेहरे। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव। मैं हूं आपके साथ हिना। चतुर्थ केदार रुद्रनाथ के कपाट विधि विधान से सुबह 8 बजे शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं। भगवान रुद्रनाथ के जयकारों के साथ उत्सव डोली गोपीनाथ मंदिर के लिए रवाना हुई। वहीं मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर ललित नारायण मिश्र ने भी रुद्रनाथ मंदिर में पहुंचकर भगवान रुद्रनाथ के दर्शन किए और बीते 2 दिनों से हुई बर्फबारी के बाद आज धूप खिली तो श्रद्धालुओं को भी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा। वहीं 24 अक्टूबर को दशहरा के दिन बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद करने के शुभ मुहूर्त की घोषणा की जाएगी, जबकि 15 नवंबर को भैया दूज के दिन केदारनाथ धाम और यमुनोत्री धाम के कपाट बंद होंगे। गंगोत्री मंदिर समिति ने 14 नवंबर को गंगोत्री धाम के कपाट बंद करने की तिथि तय कर दी है। उत्तरकाशी में अचानक मौसम ने करवट बदलते ही बारिश के कारण तापमान में भारी गिरावट आ गई, जिससे कि गंगोत्री में सीजन की पहली बर्फबारी हो गई। नवरात्रि के पावन पर्व पर सीजन की पहली बर्फबारी हुई और गंगोत्री नेशनल पार्क की चोटियों पर बर्फबारी शुरू हो गई। वहीं निचले इलाकों की बात की जाए तो हर्षिल, मुखवा, धराली ऊंचे इलाकों में बर्फबारी पड़ चुकी है। बर्फबारी पड़ने से निचले इलाकों में ठंड का असर धीरे धीरे बढ़ रहा है। वहीं आज उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ जिले के 3500 मीटर व उससे अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी होने के आसार हैं। अन्य सभी जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग की माने तो गुरुवार से मौसम राहत दे सकता है। गंगा मैया, आज मौसम ने करवट बदली और नवरात्रि के दूसरे दिवस पर गंगोत्री में इस सीजन की पहली बर्फबारी शुरू। थोड़ी देर पहले बरसात शुरू हुई और अब लगातार यहाँ पर बर्फबारी शुरू हो गई है और इसी प्रकार से अगर बर्फबारी रही तो देर रात तक यहाँ पर लगभग आधा से 1 फीट बर्फ पड़ने की संभावना है। लगातार ऊंची पहाड़ियों में भी बर्फबारी जारी है और यहाँ पर ठंड का भी बहुत बड़ा प्रकोप बढ़ गया है। बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। इस बीच में भी काफ़ी श्रद्धालु गंगोत्री धाम में पधार रहे हैं। माँ गंगा जी में डुबकी लगा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, माँ गंगा जी का दर्शन कर रहे हैं। माँ गंगा जी सबको स्वस्थ। खेल मंत्री रेखा आर्य ने बदलाव फाउंडेशन द्वारा आयोजित क्रिकेट प्रतियोगिता में शिरकत की। कुल 20 टीमों के मध्य क्रिकेट मैच आयोजित किए जाएंगे, जो कि देहरादून के अलग अलग मैदानों में खेले जाएंगे। आज से शुरू हुई क्रिकेट मैच प्रतियोगिता 5 नवंबर तक चलेगी और इस दौरान खेल मंत्री ने कहा, फाउंडेशन द्वारा युवाओं को नशे से दूर करने की यह पहल सराहनीय है। अगर जीवन में किसी लक्ष्य को प्राप्त करना है तो नशे से दूरी बनानी होगी। नशा एक ऐसी चीज़ है जो हमारे सपनों को तो खत्म करती है, साथ ही साथ अंदर से खोखला भी बनाती है। वहीं खेल मंत्री ने कहा, आज का युवा अपने मकसद और अपने सपनों से सिर्फ इसलिए भटक रहा है क्योंकि वह नशे की गिरफ्त में है। आज युवा पीढ़ी को नशे से दूर करने की ज़रूरत है। ऐसे में बदलाव फाउंडेशन द्वारा युवाओं को जागरूक करने के उद्देश्य से इस प्रकार का आयोजन सराहनीय है। हरिद्वार जिले में आपदा से हुए नुकसान के सर्वे में गड़बड़ी सामने आई। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने संबंधित इलाकों में दोबारा सर्वेक्षण के आदेश दिए। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए वे महीने में 1 दिन किसानों से मिलकर उनकी समस्याओं का प्राथमिकता पर समाधान करें।
कल विधानसभा में आयोजित किसान संगठन प्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक में कृषि मंत्री गणेश जोशी के सामने किसानों ने 5 सूत्रीय मांग पत्र रखा। उन्होंने बताया, हरिद्वार में आपदा से सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, लेकिन इसके सर्वे में अनियमितताएं हुई हैं। मंत्री ने तत्काल सर्वे में अनियमितता वाले क्षेत्रों में विभागीय अधिकारी व राजस्व अधिकारियों की टीम को दोबारा सर्वे करने के आदेश दिए। मंत्री ने किसान संगठन की मांग के अनुसार किसानों को मनरेगा से जोड़ने के लिए आयुक्त ग्रामस्य विकास को फोन पर निर्देश दिए। उन्होंने सोनाली नदी पर बांध बनाने के भी निर्देश दिए, जिससे नदी के आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ की समस्या से किसानों को राहत मिले। मंत्री ने कहा कि मानकों के अनुसार अभी तक लगभग 35 करोड़ रुपए का मुआवजा किसानों को दिया जा चुका है। इस मौके पर सचिव कृषि दीपेंद्र कुमार चौधरी, महानिदेशक कृषि एवं उद्यान रणवीर सिंह चौहान, भारतीय किसान संगठन के प्रदेश अध्यक्ष संजय चौधरी आदि अधिकारी उपस्थित रहे। उत्तराखंड के पूर्व सीएम व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत समय समय पर उत्तराखंड के लोकल उत्पादों को बढ़ावा देते रहते हैं, साथ ही उनके गुणों के बारे में भी लोगों को रूबरू कराते रहते हैं। इस बार हरीश रावत ने राज्य सरकार तिमरू मिशन लॉन्च करने को लेकर सलाह दी है। उन्होंने कहा, साल 2015, 16, 17 में किसानों को तिमरू और तेज पत्ते के पौधे उपलब्ध कराए गए, लेकिन किसानों को विपणन व्यवस्था न होने से भटकना पड़ रहा है। उनकी सलाह, ऐसे मिशनों के तहत पैदा उत्पादों की सही मूल्य पर खरीद की व्यवस्था भी सरकार को करनी चाहिए। बता दें, उत्तराखंड में कई औषधीय पौधे पाए जाते हैं, जिनका उपयोग दैनिक जीवन में कई तरह से किया जाता है। उन्हीं में से एक तिमरू है, जिसे लोकल भाषा में तिमरू कहा जाता है, जैसे औषधीय गुणों से युक्त माना जाता है। वहीं दालचीनी के पत्ते को मसाले के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी मार्केट में भारी मांग है। लेकिन कांग्रेस नेता हरीश रावत ने किसानों को इन दोनों उत्पादों के लिए मार्केट न मिलने पर चिंता जाहिर की। प्रदेश की खाद्य मंत्री रेखा आर्य ने हरिद्वार के ग्राम रावली महदूद में फूड ग्रेड एटीएम का उद्घाटन कर एटीएम मशीन का निरीक्षण भी किया। खाद्य मंत्री ने इसके साथ ही राशन डीलरों के साथ वार्ता कर आ रही तकनीकी दिक्कतों के बारे में जानकारी ली। उन्होंने कहा, यह बड़ी खुशी की बात है। इस फूड ग्रेड एटीएम से कई सारी सुविधा राशन डीलर के साथ लाभार्थियों को भी मिलेंगी। साथ ही मंत्री रेखा आर्य ने बायोमेट्रिक के बारे में जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने स्थानीय महिलाओं से वार्ता कर उन्हें फूड ग्रेड एटीएम मशीन के बारे में जानकारी दी। भादराबाद में ये कहते हुए बेहद प्रसन्नता है कि आज एक फूड ग्रेन एटीएम मशीन को यहाँ पर स्थापित किया गया है। और फूड ग्रेन एटीएम मशीन अपने आप में एक इस प्रकार की सुविधा है कि हमारे लाभार्थी कम समय में और सही क्वांटिटी के साथ में उनको चाहे गेहूं मिलना हो, उनको चाहे फोर्टिफाइड राइस मिलना हो, ये दोनों चीज़ें जो हैं उनको यहाँ से कम समय में और बायोमेट्रिक व्यवस्था के साथ में उनको यहाँ पे प्राप्त हो सकेगी। और मुझे लगता है कि जो एक राशन की दुकानों पे एक लंबी लाइन लगी रहती थी, जिसमें लिखना भी है और उसका थंब भी लेना है, इत्यादि इत्यादि बहुत सारी प्रक्रिया होती थी। और कई बार ऐसी शिकायतें भी आती थी कि भाई संबंधित राशन कार्ड धारक है नहीं, उसको राशन अलॉट कर दिया गया है। कई बार ऐसी शिकायत आती थी कि भाई संबंधित कार्ड धारक है ही नहीं, फिर भी हम उसको राशन अलॉट कर रहे हैं। तो उसमें 100% सही पात्र व्यक्ति तक में राशन पहुंचे और सही क्वांटिटी में पहुंचे, इसको सुनिश्चित करने के लिए जो है फूड ग्रेड एटीएम मशीन जो है वो राज्य सरकार के प्रयासों से भी हुआ है और WFP के प्रयासों से भी यह संभव हो पाया है। और आज उसी का शुभारंभ है। कम समय, सही मात्रा में, सही व्यक्ति तक जो है इससे यह सुविधा जो है पहुंचने का काम होगा। यह दूसरी हमने फूड ग्रेन एटीएम मशीन पहले हमने देहरादून में स्थापित करी थी, दूसरी अभी यहाँ हरिद्वार में करी है। और निश्चित रूप से हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि इसे हम प्रदेश के जहाँ जहाँ पे भी अत्यधिक संख्या में राशन डीलरों के यहाँ पे राशन कार्ड धारक है, वहाँ पर हम इसको स्थापित करेंगे ताकि जो है हमारे कार्ड धारकों को जो है आसानी से राशन प्राप्त हो सके। एक बात हाँ इसमें और ऐड ऑन करूँगी कि इसमें हमारे जो वन नेशन वन राशन कार्ड वाले जो हमारे लाभार्थी है जो किसी अन्य राज्य के हैं, वे भी यहाँ पर जो है राशन को आराम से प्राप्त कर सकते हैं। पूरी तरीके से मैं समझती हूँ कि ये टेक्निकली और पारदर्शिता के दृष्टिकोण से बिल्कुल पुख्ता है और सही पात्र व्यक्ति तक राशन पहुँचाना
ये फूड ग्रेन ATM मशीन के द्वारा संभव हो पाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को अमान्य करार दिया और इसके बाद कई तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। हरिद्वार ने भी संत अदालत में फैसले की सराहना कर रहे हैं। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा, समलैंगिकता एक विकृति है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से इस पर रोक लग सकी। उन्होंने कहा, अगर समाज में समलैंगिक शादियां होंगी तो पीढ़ियां आगे कैसे बढ़ेंगी, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया जाना चाहिए। जो भी आपने देखा होगा जो सेम सेक्स मैरिज है, मैं समझता हूँ हमारे समाज के लिए एक बहुत भद्दा मजाक है और हम जो आध्यात्मिक लोग आध्यात्मिकवादी है हम इसको गाली मानते हैं। देखिए, हाउ टू मैरी एंड किसके साथ शादी हो, ये तो मेल फीमेल ये भगवान ने बनाया हुआ है। मेल की शादी फीमेल के साथ हो, फीमेल की मेल के साथ हो, आज तक यही विवाद चलता है, यही रीति है, यही रवाज है। अब आदमी आदमी के साथ शादी करे तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? आई थिंक डेट ये अच्छी बात तो नहीं है। और फीमेल से शादी करे, जो ये मैं कहता हूँ ये अच्छी बात नहीं है। जो हम होता तो कहने करते बच्चे कहाँ से पैदा होंगे, जनरेशन कहाँ से पैदा होगी? जब मेल फीमेल से शादी करेगा तभी जो है हमारी जनरेशन आगे बढ़ेगी। तो इसलिए जो आध्यात्मिक देखिए आप मेरे हिसाब से आप देखते हैं आध्यात्मिकवाद से आप देखते हैं, मैं समझता हूँ ये उचित नहीं है। और जो भी फैसला मिला है बहुत अच्छा फैसला मिला है। और हरिद्वार में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। सिंहद्वार चौक पर इकट्ठा हुए यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता पैदल मार्च निकालकर आयोग के गेट तक पहुंचे और गेट पर UKPSC के अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान सुरक्षा के मद्देनजर मौके पर पुलिस बल भी तैनात रहा। प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसियों का आरोप है UKPSC युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। यहाँ अधिकारी पेपर लीक होने से नहीं रोक पा रहे हैं, साथ ही कई भर्तियां भी लंबित पड़ी हुई हैं, जिसके चलते युवाओं का भविष्य अधर में लटका है। टाइम 1-2 घंटे बाद पता चलता है कि पेपर लीक हो गए, फिर बाद में वही बच्चे कोई टिक्की लगा रहा होता है, कोई चाय लगा रहा होता है। मतलब बच्चे 2-2, 4-4, 5-5 साल मेहनत करते हैं परीक्षा के लिए और वो बच्चे क्या कर रहे हैं आपके सामने है सब। ये जितने भी इनके आयोग हैं ये भाजपा के आयोग बन चुके हैं, ये कोई पब्लिक का नहीं है। लोक सेवा आयोग का मतलब है लोगों की सेवा, पर ये सारे भाजपा की सेवा हो रही है। 10-10, 20-20 लाख में पेपर बेचे जा रहे हैं और वहां पे हाकम सिंह रावत जैसे लोग अपने वहां पे रिसोर्ट बना रहे हैं और अब पता चला है कि उनकी जमानत भी हो गई है। मतलब यही भाजपा सारे देश का नाश मार रखी है और बच्चों के भविष्य से खेल रही है। अगली बारी अगर कोई भी ऐसा कुछ हुआ, पेपर लीक हुआ, तो अगली बारी गेट तोड़ा जाएगा। लोक सेवा आयोग पर ताला लगाने का काम यूथ कांग्रेस करेगी। पिछले कई दिनों से ये कहना था कि सरकार जो UKSSC घोटाला हुआ और हाकम सिंह जैसे ये प्रकरण इस प्रदेश में चल रहे हैं, तो उनको लेकर सरकार को तत्काल प्रभाव से CBI जांच बिठानी चाहिए, लेकिन सरकार इसमें विफल है। सरकार ने एक ऐसा कानून थोप दिया कि आप लोग खुद स्वयं चीटिंग मत कीजिए, हम आप लोगों को सजा देंगे। तो ये तो एक तरह से स्टूडेंट पे दबाव बनाना और उन लोगों को प्रताड़ित करना है। सरकार कोई कानून ऐसा लेकर आती जिससे हमारे जो यंगस्टर्स हैं वो थोड़ा प्रेरित होते और आगे से उनका विश्वास इन जो परीक्षाओं में होता। लेकिन मेरे को लगता है कि सरकार का जो ये निर्णय है बहुत गलत है और CBI जांच की मांग हमारी तब तक रहेगी तब तक हम लोक सेवा आयोग हो, देहरादून में विधानसभा घेराव हो, आगे के जो कार्यक्रम हमारे प्रदेश अध्यक्ष सुमित्र बुल्लर हमें दिशा निर्देश करेंगे उस पर हम कार्य करेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी UAE के दौरे पर गए हुए हैं, जहां दुबई में आयोजित रोड शो में अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों और NRI उद्योगपतियों को संबोधित किया। इस दौरे पर मुख्यमंत्री अब तक करोड़ों के MOU साइन कर चुके हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, राज्य सरकार के प्रयासों से उत्तराखंड में निवेश प्रक्रिया को सरल एवं पारदर्शी बनाकर निवेशकों के लिए अनुकूल माहौल तैयार किया गया है और कार्यक्रम में उपस्थित सभी निवेशकों को दिसंबर माह में आयोजित होने वाले उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने G20 की सफलता का जिक्र करते हुए कहा, इस बार G20 समिट की बैठक छोटे छोटे शहरों में भी हुई है। आज पूरा भारत समान रूप से विकास कर रहा है। पूरी दुनिया के लोग निवेश और उद्योग के लिए भारत में भविष्य देख रहे हैं।
देवभूमि उत्तराखंड में 75% भू-भाग जंगल है। पूरे उत्तराखंड में जिस जगह आपकी नजर आएगी वहां आपको नया डेस्टिनेशन मिलेगा। इतने सारे ग्लेशियर हैं, तो मैं उत्तराखंड राज्य के मुख्य सेवक के नाते आप सबका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं कि इतना प्रेम आप सब लोगों ने दिया है। और जिस देवभूमि उत्तराखंड की बात यहां पर हो रही है, आप सब जानते हैं देवभूमि उत्तराखंड जो लोग नहीं आए उनको जरूर आना चाहिए, एक बार जरूर देखना चाहिए। जहां गंगा है, यमुना है, अलकनंदा, भागीरथी, शारदा, महाकाली, गोमती, सरयू, ऐसे अनेकों नदियां, पिंडर, जो लगातार 12 महीने लगातार प्रवाहमान रहती हैं। इतने सारे ग्लेशियर हैं कि आपको हिम ही हिम दिखाई देगा। ऊंची चोटियां हैं। अभी 4 दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री जी उत्तराखंड आए थे और आदि कैलाश, बाबा कैलाश, भगवान भोलेनाथ की जो स्थली है, उस स्थली में जाने वाले वो देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जो इतने सीमांत क्षेत्र में गए हैं। जागेश्वर धाम, गुंजी, पिथौरागढ़, ऐसे अनेकों स्थानों पर। और आप सबको पता होगा कि 2013 में जब एक बड़ी आपदा ने हम सबके सामने एक बात उनके मुंह से निकली, और वो बात अनायासी नहीं निकली। उन्होंने बाबा केदार, भगवान शिव के द्वार से उनके मुंह से निकला कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। और उनके मुंह से शब्द निकले और वो शब्द लगातार साक्षात हो रहे हैं, धरातल पर उतर रहे हैं। और इस बार की जो यात्रा थी उनकी, आदि कैलाश की यात्रा, पार्वती कुंड की यात्रा, सीमांत क्षेत्र पिथौरागढ़, जागेश्वर धाम की यात्रा, उस यात्रा में उन्होंने फिर से दोहराया कि मेरे शब्द वहां शिव के प्रांगण में निकले थे। और आज मैं आदि कैलाश के दर्शन करने के बाद फिर से अपने शब्दों को दोहरा रहा हूं कि ये शब्द मेरे धरातल पर उतरेंगे और उत्तराखंड का दशक होगा। इसीलिए मुझे लगता है कि एक ऐसी योजना 40 के लगभग जो फ्लाइट है वो दिन भर पूरे देश के लिए चलती हैं। और दिल्ली से आने वाले टाइम पर जो रोड से बाई रोड यात्रा करेंगे वो भी 2 घंटे में वो यात्रा पूरी हो जाएगी, क्योंकि एलिवेटेड रोड बन रही है। और 2024 के मिड तक उस रोड का काम जैसे ही पूरा हो जाएगा तो दिल्ली का ही एक, दिल्ली में जैसे नोएडा है, गाजियाबाद है, गुड़गांव है, उसी तरह से उत्तराखंड का देहरादून और हरिद्वार और ऋषिकेश भी हो जाएगा, क्योंकि आसानी से जो है 2 घंटे में वो यात्रा भी पूरी हो जाएगी। और देहरादून हवाई जहाज से तो चूंकि दिल्ली हो या दिल्ली या देश के अन्य शहर हो, आसानी से आज फ्लाइट मिल रही है, आसानी से लोगों की यात्रा हो रही है। लेकिन उसके बावजूद भी लोग चाहते हैं कि डायरेक्ट फ्लाइट होनी चाहिए, तो उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। साथ में आए हैं, मैं तो ये समझता हूं कि आप सारे के सारे लोग अब हमारे ब्रांड एम्बेसडर बन के काम करेंगे, तो लोगों को बताने का काम करेंगे। साथ ही हमारे यहाँ के जो धार्मिक स्थल हैं, उन धार्मिक स्थलों के से भी पर्यटकों का एक जो आकर्षण है वो पूरे साल भर बना रहता है। मैं आपको बताऊं कि इस वर्ष कुछ बर्फबारी, वर्षा, लगातार मौसम खराब होता रहा और हम लोगों से कहते रहे कि आप रुक जाए। उसमें उत्तराखंड राज्य भी अपना योगदान देता रहे। और मैं आज इस अवसर पर, चूंकि काफी लंबा समय हो गया है, अब आप लोगों को भोजन भी करना है, थक भी गए होंगे थक गए ना? थक तो गए होंगे, नहीं थके? धन सिंह जी कह रहे थे कि सबके चेहरों पर, मुझे बहुत संकोच हो रहा था, मुझे लगा कि मैंने 1.5 घंटे का कार्यक्रम कहा था और ये कार्यक्रम 2.5 घंटे से भी ज्यादा हो गया। क्यों अशोक जी? तो
मुझे लगा कि बहुत लंबा हो गया। मैं अंत में एक बार फिर से आप सब लोगों का दिल से बहुत धन्यवाद करता हूं, बहुत आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। और जो डेस्टिनेशन उत्तराखंड है, उसमें 8 और 9 तारीख को देहरादून में ये इन्वेस्टर समिट आयोजित होगी। उसमें आप सब लोग जरूर पधारें। आप सबको मैं निमंत्रण देने के लिए आया हूं। एक बार फिर से आपका धन्यवाद करते हैं और शोभना जी को बहुत शुभकामनाएं देते हुए कि आपने पूरे इस इतने लंबे समय तक इनको और इस मंच को लगातार थामने का काम किया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।